हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और मेनी ईयर्स को हम लोग देखते देखते यहाँ तक 2015 के जून तक पहुँचे हैं। ओके, धीरे धीरे आप क्लास में बने रहिए, धीरे धीरे 2024 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके, क्योंकि लगभग 4-5 साल का हो गया। धीरे धीरे चीज़ें और तेज स्पीड पकड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस समय क्लासेस कम थोड़ा बन पा रहा है इसलिए क्योंकि सेमेस्टर भी एग्ज़ाम चल रहा है। ओके, तो इसलिए थोड़ा ड्यूटी भी करनी पड़ रही है यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए थोड़े से टाइम कम मिल रहा है। ओके, लेकिन जब छुट्टी होगी कुछ समय बाद 24-25 से, तो इजली और आप लोगों को क्लास अवेलेबल मिलेगा। चलिए हम लोग विदाउट एनी कोई डिस्कशन के चलते हैं और देखते हैं कुछ यहाँ पर और चीज़ें बेहतर समझने को मिलेंगी। और 4-6 जो क्वेश्चन हैं बहुत ही बेस्ट हैं और वो आपको निश्चित रूप से एक अच्छी पॉइंट व्यू और एक अच्छा नॉलेज प्रदान करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी रिफर्स टू एज। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ओके, जीएनपी मार्केट प्राइस इक्वल टू, सॉरी ये क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। पहली बात तो ये समझिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों हटा जाए, थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए। राइट, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, ओके, और जीडीपी एट मार्केट कास्ट हो जाता है, जीडीपी, तो ये जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। पहले से सुना, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों घटाया जा रहा है, लॉजिक समझने के लिए। क्योंकि कोई भी गुड्स होगी, जैसे मान लीजिए कि मार्केट की प्राइस किसी 100 रुपया है किसी भी गुड्स की, एक बार बताए भी थे एक क्लास में, फिर भी जान लीजिए। और इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए कि उस पर जीएसटी एग्जाम्पल के लिए लगा था 10 रुपया, इसके मार्केट प्राइस है, मार्केट एमआरपी है, ओके, ये 100 रुपये है, इसमें 10 रुपये पहले से जीएसटी लगा हुआ है। और गवर्नमेंट मान लीजिए कोई ऐसी गुड्स है जिस पर 5 रुपये की सब्सिडी भी देती है, ओके, कि सस्ती मिले लोगों को, इसलिए। तो पूछा जा रहा है कि अगर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे। सिंपल से क्या करें, 100 माइनस जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको माइनस करेंगे, ओके, और सब्सिडी 5 रुपये ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 105 रुपये। राइट, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस 10 प्लस 5, तो इस यहाँ पर 95 रुपीज़, ओके, आ जाएगा। तो ये 95 क्या होगा, जीएनपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट होगा, इसी को पूछा जा रहा है। राइट, नेक्स्ट है, EDI system got legal recognition under which one of the following acts? EDI, ओके, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार EDI सिस्टम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार से होंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मोर इनफॉर्मल, फॉर्मल, रेगुलेटेड, मार्केट में रेगुलेट होता है, सभी के लिए कॉमन चीज़ होती है, इसको फ्यूचर मार्केट कहा जाता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि इसका कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक बनिए से लोन लेना, एक बैंक से लोन लेना, ये समझिए कि बैंक से लोन ले रहे हैं और ये बनिया से लोन ले रहे हैं। ओके, बनिया रेफरेंस टू जो साहूकार है, इस टाइप का, कोई बनिया हो तो बुरा नहीं मान जाइए। ये स्टैंडर्डाइज होता है, इसका मतलब प्रमाप है, ये एसबीआई से, सॉरी सेबी के अनुसार रेगुलेट होता है, सभी मार्केट में सबको पता होता है, वेल डिफाइंड है, वेल ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ है। चूज द स्टेटमेंट कहा जा रहा है, चूज द स्टेटमेंट करिए। परचेज ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन। क्या परचेज करने के लिए शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन सुने होंगे, तो एक लाइफ टाइम याद रखिए, शॉर्ट सेलिंग। ओके, क्यों मैं शॉर्ट सेलिंग बता रहा हूं, क्योंकि ए से एस दोनों में है, तो जब शॉर्ट सेलिंग याद रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसको सही कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहां पर सेलिंग होता है तो ये सही हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन सेल के लिए होती है। राइट, दूसरा निश्चित रूप से अब परचेज यहाँ लॉन्ग हो जाता तो सही हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग पोजीशन तो सही हो जाता है।
परचेज ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन, राइट। तो ये शेयर मार्केट के अनुसार भी ध्यान रख रहिए, और जिसको शेयर मार्केट में कुछ क्लास देखनी हो तो शेयर मार्केट का अलग से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो बहुत अच्छा मैं बनाया हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है करेंसी फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म एंड फिक्स्ड क्वांटिटी। करेंसी फ्यूचर ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज फॉर्म, निश्चित रूप से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, बोला ना स्टैंडर्डाइज, सब कुछ एकदम निश्चित होता है कि ट्रेड ऑन एक्सचेंज रेट क्या होगा, फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन। फॉरवर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, फॉरवर्ड नामे से फॉरवर्ड है, ओके, तो इसलिए वो नहीं होता है, ऐसे याद रखें। डिफॉल्ट रिस्क इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज हाई कंपेरिजन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, ये अपोजिट है। डिफॉल्ट रिस्क में क्या होता है, कोई भी पेमेंट, लोन पेमेंट, कमीशन की रिस्क ज़्यादा है, कि हो सकता पेमेंट ना करे, हो सकता भुगतान ना करे, इसकी बात की जा रही है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा होता है, राइट, तो इसका जस्ट इनवर्स बोला जा रहा है, इसलिए समझ लेना, इसका मतलब केवल बी सही है या ए और बी सी गलत है, राइट। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड एंड चूज द करेक्ट कोड। यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन, सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम यूनियंस, ओके। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्लॉक्स है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, ओके। यहाँ पे सभी है, ओके, यहाँ पे ए बी सी डी ई सभी, राइट। यूनियन सॉरी, ये चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, साउथ एशियन कॉर्पोरेशन, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, सेंट्रल अफ्रीकन, सब है, ओके। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए फर्स्ट कैरोल मॉडल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, अभी मैं बताऊंगा इसकी डिटेल, पहले ऑप्शन इसको सही कर लीजिए, तो कैरोल मॉडल क्या है इसको बता दूंगा, राइट। तो आज के बाद कभी आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। कॉर्लेट हैगेरोल्स हेक्सर-ओलिन क्या, हेक्सर-ओलिन के पहले लिखिए इंटरेस्ट रेट, ये कौन है, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट रेट को, राइट। तो पूछा जाएगा फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी क्या है, तो हेक्सर-ओलिन की थ्योरी कहते हैं, राइट। और नॉट विक्स सेल्स थ्योरी, सेल्स थ्योरी किसका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब पहले आप ले लीजिए 4 और यहाँ पे सॉरी इसका ए, तो ए का 4 और सी का 1, ए का 4 सी का 1, तो ये मान लीजिए कि सही हो जाएगा, तो इसका मतलब बी का थर्ड हो जाएगा, ओके, और सी का 1 इंटरेस्ट रेट। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए कैरोल मॉडल समझ लीजिए, क्योंकि सबसे बताने लायक चीज़ वही है। ये हेक्सर-ओलियन की थ्योरी तुम्हें बता ही था, जो लोग क्लास देखे होंगे जानते होंगे। हेक्सर-ओलियन की थ्योरी का मेन फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है कि जो जिस देश में पूंजी ज़्यादा होगा, कैपिटल ज़्यादा होगा, तो कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाएंगी, और जिस देश में लेबर ज़्यादा होंगे उस देश में लेबर से बनी हुई वस्तु का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। यही थ्योरी का मेन क्रक्स पॉइंट है, राइट। अब आते हैं कैरोल मॉडल, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है, सामाजिक। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज का क्या है, 4 है, इन्होंने बताया 4। पहला पर क्या बताया, इकोनॉमिक, ओके, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ आर लिख सकते हैं, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड बताया लीगल, ओके। फोर्थ बताया सोशल, ओके। लास्ट में फिलेंथ्रोपिक, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, परोपकारी, परोपकारी, ओके। अब इसको एक एक करके समझ लीजिए। देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से सभी को कम पैसे पर चीप एंड बेस्ट गुड्स अवेलेबल कराइए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी कंपनी का, कि सबसे कम दाम में अच्छी गुड्स जो इन्वायरमेंट के प्रोडक्शन के लिए अच्छी चीज़ हो उसको करेंगे। लीगल मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उस रूल रेगुलेशन के अनुसार, जैसे FSSAI है, खाने की वस्तु देती है, जैसे ISI मार्क सुने होंगे, गोल्ड पे यस, और चीज़ें हो जो होती हैं, वो सब चीज़ें लगी होनी चाहिए, लीगल रूप से सही होने चाहिए। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन्वायरमेंट ना हो, लोगों के हेल्थ इश्यूज ना हो, लोगों के कोई हेल्थ से प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए, कोई
इन्वायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, ये सब चीज़ें सोशल से होनी चाहिए। और परोपकारी मीन्स कि कुछ परोपकार काम भी करें। जैसे मान लीजिए टाटा की कोई कंपनी है तो कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया, कोई डोनेशन दे दिया, कोई एड्स के डोनेशन दे दिया, कोई टीबी के डोनेशन दिया, जो कोई भी चीज़ हो। जैसे अभी बिल गेट्स के नाम सुना, जो वर्ल्ड के सबसे धनी चल रहे थे 2-4 साल पहले, माइक्रोसॉफ्ट के। अब सोचिए कि वो सबसे ज़्यादा डोनेशन ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? परोपकारी कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज कर रहे हैं, राइट। जब आपके पास पैसा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार में यूज करिए, दूसरे को हेल्प करने में यूज करिए, इसी को करोल मॉडल कहा जाता है, राइट। तो अब के बाद ध्यान रखिएगा 4 मॉडल होते हैं, ये चारों ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसके बाद जो आपको सही होगा वो कर लीजिएगा। देखिए ये है लेबर रेट पे वेरिएंस कैन बी। देखिए लेबर कैन बी रेट, अब यहाँ पर एक बता दूंगा, कभी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाए, चाहे आपका कभी भी लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, नोट कर लीजिए इसको। जिसका वेरिएंस पूछा जाएगा उसी का अंतर देखा जाएगा। दूसरा, अधिकतम स्थिति में सबसे ज़्यादा स्थिति में एक्चुअल से मल्टीप्लाई होगा, से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको अपनी भाषा में लिखना चाह रहा, लिख लीजिएगा, मैं जो समझ रहा हूँ उसको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्थिति मीन्स कि 1-2 कंडीशन ऐसा आएगा जो स्टैंडर्ड से होगा, अदरवाइज हमेशा एक्चुअल से ही होगा, राइट। और आप जानते हैं कि जो वेरिएंस कैलकुलेट होता है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कैलकुलेट होता है, कि आप कितना सोचे थे और एक्चुअल में कितना किया, इसी का वेरिएंस कैलकुलेट होता है। तो आप जानते हैं, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आगे चीज़ें समझिए, अब इसके आगे की बात, ये 2 चीज़ तो नोट कर लीजिएगा, लाइफ टाइम याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमेशा ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का वेरिएंस कैलकुलेट होगा हमेशा। मीन्स ये कि कितना आपने बजट बनाया था, कितना सोचा था, क्या आपका एम था, ये सब स्टैंडर्ड है, परमात्मा निर्धारित किए हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। जैसे आपने स्टैंडर्ड निर्धारित किया, हम 40% प्रोडक्शन करेंगे, ये 90% पाएंगे, ये स्टैंडर्ड हो गया। एक्चुअल में कितना पा रहे हैं उसी का अंतर दिखाता है, ये तो क्लियर हो गया। और वेरिएंस 3 प्रकार के होंगे, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस जो पूछा जा रहा है, और ओवरहेड वेरिएंस। ये 3 प्रकार के वेरिएंस होंगे, ये सभी में लागू होगा, इसमें तो डेफिनेटली लागू होगा। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मटेरियल से या लेबर से, ओवरहेड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। अब यहाँ तक समझ गए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। जो मैं बताया हूँ उसी को ध्यान रखना है, ओके। बजट लेबर कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, तो क्या बताया था इसका अंतर। अब देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए, लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस। पे मीन्स क्या समझते हैं, लेबर को क्या किया जाता है, पे वेज किया जाता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि लेबर रेट का जो वेज वेरिएंस है उसको हम बताइए। तो वेज का वेरिएंस क्या होगा, कि स्टैंडर्ड वेज क्या था और एक्चुअल वेज क्या था, ये बताइए, ओके। और मैं बोला था कि मल्टीप्लाई किससे करना है, हमेशा एक्चुअल से। जो इसमें नहीं होगा इसी से, वेज नहीं है तो वेज से नहीं करना है, ये ध्यान रख रहिए। जो इसमें नहीं होगा उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये भी तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, जिसको नहीं ज़्यादा है, कि अगर वेज लिख दिया गया तो एक्चुअल वेज यहाँ नहीं होगा, ये एकदम गारंटी है, ओके। अगर एक्चुअल आवर यहाँ लिख दिया गया तो एक्चुअल आवर वहाँ नहीं होगा, ये भी क्लियर है, क्योंकि जिसका डिफरेंस कैलकुलेट कर दे उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो अपने अपोजिट वाला से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। तो अब क्या आप देखिए वेज का डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो वेज का डिफरेंस देखिए, तो ये आवर का डिफरेंस आ गया ना, ये नहीं होगा, ओके। यहाँ पर अगर ये पूछा जाता कि ये बताइए कि एक्चुअल, सॉरी, आवर लेबर आवर रेट कैसे पे हो रहा है, आवर पूछा जाता, ओके। रेट नहीं पूछा जाता, आवर पूछा जाता, तो ये सही हो जाता है, राइट।
क्यों? क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्चुअल से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, एक्चुअल से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आवर्स में देखिए तीनों चीज़ लगा लीजिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, पहला रूल फॉलो हो गया, फिर माइनस किया जा रहा है, आवर्स है, आवर्स से माइनस हो रहा है, और जब ये आवर्स है तो इससे देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये अलग अलग है ना, ये आवर्स है तो ये वेज है, इसलिए ये परफेक्ट है। लेकिन उसका पूछा ही नहीं जा रहा है, आवर्स नहीं पूछा जा रहा है, आवर पूछा तो ऐसा ही होता है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, वेज, पे, और पे क्या है, स्टैंडर्ड वेज रेट। देखिए वेज आ गया, मैं पे बताया था ना, वेज, ओके। देखिए वेज, एक्चुअल वेज आ गया, और देखिए एक्चुअल वेज है तो वेज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन को दूसरा भी बना सकता था कोई, जैसे अगर सब कुछ यही रहता है और यहाँ पर वेज वेज लिख दिया जाता है तो भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेज से माइनस हो रहा है, वेज से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं होता ऐसा। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो आप 2-3 ट्रिक याद रखिए, नोट कर लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यह क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल, ओके। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000, प्रॉफिट 20,000, सेल्स 30,000, फिक्स कॉस्ट पूछी जा रही है। फिक्स कॉस्ट देखिए दो तरीके से आएगी, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ओके, ये होता है। अब इससे कैलकुलेट कर लीजिए, क्या कैलकुलेट कर लीजिए, इससे एमओएस क्या है, 80,000, ओके, इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, 20,000, ओके, और पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ओके। अब पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, पीवी रेशियो इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 80,000, ओके, ऐसे कैलकुलेट होगा। अब क्या करना है, इसको परसेंटेज, पीवी रेशियो जो है परसेंटेज में आता है, इसे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, 25%। इसका मतलब पीवी रेशियो आपका कैलकुलेट हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि एक फार्मूला और यूज करना है, किस लिए, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो पीवी रेशियो का इक्वल टू, पीवी रेशियो आ गया ना, तो पीवी रेशियो वाला फार्मूला देखिए, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ओके। अब देखिए सेल्स दिया है पहले से ही, पीवी रेशियो कितना है, 25%, तो यहाँ 25% लिख लीजिए, कंट्रीब्यूशन लिख लीजिए, और डिवाइड 3 लाख लिख लीजिए, ओके। अब यहाँ का कंट्रीब्यूशन तो मतलब 3 लाख का क्या करना है, 25% कैलकुलेट करना है, ओके। तो कितना आ जाएगा, 75,000, ओके, यही आएगा ना, 75,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 75,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 75,000, ओके। देखिए कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ होती हैं, क्या क्या होती हैं कंट्रीब्यूशन में, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, मैं बताया था कभी, अगर लोग क्लास शुरू से देख रहे होंगे तो कंट्रीब्यूशन बताया था, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कोई भी फार्मूला यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर फार्मूला कौन यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपको पता है, फिक्स कॉस्ट पूछा जा रहा है, प्रॉफिट आपको पता ही है। कंट्रीब्यूशन कितना है, 75,000, ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी है, कुछ नहीं है, पता नहीं है, और 20,000 रुपये प्रॉफिट है, 20,000, तो 75,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 55,000, 55,000, देखिए आपने सही हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस इसमें क्या ध्यान रखना है, फार्मूला, अब उसके लिए तो आपको फार्मूला एक बार पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ओके। तो चलते हैं, एक दो बार नहीं समझ में आया होगा, फिर रिवर्स जाइए, फिर सॉल्व करिए, फिर रिवर्स जाइए, फिर सॉल्व करिए, अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए, ओके। तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा, कमेंट ही कर दूंगा, ओके, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, तो आप समझ आएंगे, और समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर
अकाउंटिंग रिटर्न 21, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड के लिए होता है, कॉम्बिनेशन के लिए, जो दो कंपनियां मिलती हैं उनके लिए होता है। ऑप्शनल, मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, मैंडेटरी फॉर मीन्स ऐसे समझिए कि जो मैंडेटरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी, जो ऑल लिस्टेड कंपनी होंगी, इसमें क्या है, मैंडेटरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी, जो ऑल लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैश बजट, कैश बजट में क्या सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, द शॉर्टेज ऑफ एक्सेस कैश वुड अपीयर इन द पर्टिकुलर पीरियड, तो कैश ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, सही है। ऑल इनफ्लो वुड अराइज बिफोर आउटफ्लो फॉर द दोज पीरियड, तो सभी इनफ्लो उसी इनफ्लो से होते हैं। ओनली रिवेन्यू नेचर कैश फ्लो आर शोन, तो ये आपका नहीं है, केवल रिवेन्यू नेचर नहीं, जो कैश बजट होता है ना उसमें चाहे रिवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर हो, सभी सब सम्मिलित होता है, इसलिए आपको सही हो जाएगा। प्रोसीड फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू एंड इनफ्लो, इनफ्लो में किया जा सकता है, सही है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, गुड्स परचेज फॉर कैश, पेमेंट ऑफ बोनस इन फॉर शेयर, इशू ऑफ शेयर इन लिeu ऑफ रॉ मटेरियल, फ्लो ऑफ फंड्स। देखिए अब इसको मैं एग्जांपल समझ लीजिए, तब आप कभी भी कर लेंगे। देखिए जो मैं बता दूंगा यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिए, जो मैं यहाँ पे बता दिया उसको नोट कर लीजिए, उसी को याद रखिए, आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे उससे कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट है, ओके। बैलेंस शीट जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये है, ये लाइबिलिटी है, ओके, ये एसेट्स है, ओके, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, ओके। ये फिक्स एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, ओके। इसी तरह से बैलेंस शीट होती है पूरी, कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होंगे जिसमें शेयर डिवेंचर ये सब आते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होंगी जो बिल्स पेबल्स ये सब चीज़ें आएंगी, लोन, शॉर्ट लोन, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, गुडविल ये सब आएंगे, करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, स्टॉक, ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब। सिंपल सी बात समझना कि जो कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाए इसको प्लॉट करिए इस पे, ये किसका है, तो ध्यान रखना है कि इसके साथ ट्रांजैक्शन होगा, तो फंड का फ्लो, फंड फ्लो नहीं होता है, सिंपल। फंड का फ्लो होने के लिए इस तरह से होना आवश्यक है, ओके, कि एक फिक्स एसेट्स प्रभावित हो रहा हो, एक करंट लायबिलिटीज प्रभावित हो रहा हो, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्रभावित हो रही हो तो एक करंट एसेट्स प्रभावित हो रहा हो, ये होना चाहिए तभी फंड का फ्लो होगा। अर्थात सेम अपने भाई भाई से नहीं होंगे, जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स मान लीजिए, तो लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से प्रभावित नहीं होगा, ओके, और शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी करंट एसेट से नहीं प्रभावित होगा, तो अपने भाई भाई हैं, उससे फंड का फ्लो नहीं होता है, राइट। अब देखिए, अब इसी को प्लॉट करिए सभी, रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, अब देखिए शॉर्ट टर्म लोन करेंगे तो आपको क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ जाएगा तुरंत बैंक में, क्योंकि गए बैंक में लोन ले लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए कि 2 महीने का लोन दे दीजिए, तो आप शॉर्ट टर्म लोन किसमें लिखेंगे, मान लीजिए लोन इसमें लिख दिए, तो यहाँ कैश एट बैंक बढ़ जाएगा कि नहीं, बैंक में पैसा बढ़ गया, ये दोनों करंट करंट हो गए, इसका मतलब फंड का फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज क्या है, स्टॉक है, ये गुड्स क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, और कैश क्या है, इसी का हिस्सा है, ओके, तो भी नहीं होगा। कैश आप दिए भले ही, लेकिन आया क्या है, करंट एसेट्स, गया क्या है, कैश, वही करंट एसेट्स, कोई फ्लो नहीं। पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर, अब क्या हुआ कि बोनस शेयर दिए और क्या हुआ, शेयर में दे दिए, तो भी नहीं, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ शेयर इन लिeu ऑफ रॉ मटेरियल, अब देखिए इशू ऑफ शेयर करेंगे तो शेयर यहाँ लिखेंगे ना, ओके, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, और रॉ मटेरियल कहाँ आता है, रॉ मटेरियल यहाँ बताओ, अभी स्टॉक बताया मैं, यहाँ आता है, देखिए यहाँ से यहाँ चला गया पैसा ना, इसीलिए फंड का फ्लो होगा, तो केवल इसी में होगा, ओके। तो जो दोनों ट्रांजेक्शन हो उसी ट्रांजेक्शन के यहाँ और यहाँ लिख लीजिए, और देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फंड फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं तो नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीज यूनिट ऑफ एक्स कम्युनिटी, ओके, इंक्रीज कर रहा है एक्स कम्युनिटी बाय गिविंग सम यूनिट्स ऑफ वाई कम्युनिटी एंड इवन अटेन द सम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी कैलकुलेटेड बाय। मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि जब कोई एक्स गुड्स, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप पनीर खाते थे और पनीर खाने के छोड़ करके आप क्या किए कि चले गए मान लीजिए कि अंडा खाने पे, सपोज दैट, तो अंडा की डिमांड बढ़ेगी, ये इसका मतलब रेज इंक्रीज एक्स हो गया, ओके, ये तो एक्स आ गया, ओके, और ये पनीर मान लीजिए हो गया, ओके। तो जो हटाएंगे, जिसमें कमी आएगी, उसको ऊपर लिखते हैं और जो आप लेंगे उसको नीचे लिखते हैं। सिंपल, इस लाइन को ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम के लिए सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जो चीज़ छोड़ते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जो चीज़ लेते हैं उसको नीचे लिखते हैं डिवाइड करके, ओके। अब जैसे चेंज इन एक्स कम्युनिटी डिवाइड बाई चेंज इन वाई, तो देखिए, तो छोड़ कौन रहे होंगे? वाई, वाई छोड़ रहे हैं ना, पनीर को छोड़ रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहा है ये। इसका मतलब क्या है? एक्स को नीचे रखना है हमको, वाई को ऊपर रखना है। ये ट्रिक है समझने का, नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये हमेशा जो मैं ट्रिक बताता हूँ तो इसको ध्यान रख रही है, ओके। अब क्या हुआ? चेंज इन एक्स कम्युनिटी डिवाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी, ओके। चेंज इन वाई कम्युनिटी डिवाइड बाई चेंज इन एक्स कम्युनिटी। देखिए ये क्या है? चेंज इन वाई कम्युनिटी, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। बता ना कि जो आप छोड़ रहे हैं उसको ऊपर, जो ले रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। देखिए सही हो गया, ओके, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में आप लोग आई थिंक पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन द स्मॉल मार्केट Q इक्वल टू 50 माइनस 5P। पहला क्या करना है? वेयर Q डिनोट्स क्वांटिटी, तो सही बात है, फिजिकल यूनिट्स, P बाय डिनोट्स प्राइस, ये जानते ही हैं। प्राइस इक्वल टू 5, द पॉइंट प्राइस लेस डिमांड वुड भी क्या होगा। यहाँ सिंपल सी बात समझिए, सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आप जो डेल्टा जिसे माइनस होता है, तो डेल्टा Q मतलब डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P बाई Q, इसको रखते हैं, क्योंकि माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि निगेटिव दिखाता रहता है, तभी तो बताया जाएगा कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड और प्राइस का, इसीलिए माइनस रखा जाता है। क्योंकि रियल फार्मूला यही है, वो तो प्लस हम लोग व्यवहार में आ गया है, बुक्स में आ गया है, इसलिए प्लस हम लोग समझते हैं, लेकिन रियल में माइनस होता है। अब देखिए पहले यहाँ पर Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? पहले ये फार्मूला तो याद रहेगा ही आपको। Q की वैल्यू कैलकुलेट करिए पहले। Q इक्वल टू 50 माइनस 5, प्राइस देखिए प्राइस 5 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई 5, 50 माइनस 25 इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी कितनी आ गई आपकी? 25, ओके, 25 आपकी क्वांटिटी आ गई। अब आते हैं, अब देखिए, अब ये क्या है ऐसे समझिए। फिर अब आते हैं ये कर डेल्टा Q डेल्टा P, ओके, मल्टीप्लाई बाई P बाई Q, ये है। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऐसे समझिए, ये किसको नोट कर रहा है? डेल्टा Q बाई P को नोट करता है, ओके। क्योंकि आप ऐसे समझिए ना कि Q को यहाँ लाएंगे तो इसका P नहीं आ जाएगा, Q इस तरह से, ओके। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह पर माइनस P भी लिख देते हैं। इसका मतलब -5, इसके स्थान पर पूरा -5 आएगा केवल, ओके। P कितना आया था? मल्टीप्लाई P कितना आया था? 25, और Q कितना आया था? सॉरी, Q 25 आया था, ओके, और P कितना था? 5, ये 5 था ना, ध्यान दिए होंगे तो। ये P देखिए 5 दिया ना, प्राइस P, तो P की जगह 5 लिख देंगे, और Q हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए ही थे इससे, ओके। अब क्या आ जाएगा? यहाँ पर 50 25 डिवाइड बाई 25, ओके। यहाँ पर क्या है? 1 आ जाएगा, जानते हैं 1, ये मल्टीप्लाई होता तो 1 आता, 0 थोड़ी आता है। अब जानते ही होंगे कि 0 थोड़ी आता है, काटने पर 1 आता है, इसलिए ये यूनिट हो जाएगा,
इकाई, तो जो यहाँ पर इक्वलिटी होगा सही, राइट। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तुरंत कमेंट करिएगा, ओके। कमेंट करेंगे तुरंत मैं बता दूंगा, इस बात को ध्यान रख रहिए, ओके। कमेंट करेंगे तो मैं सॉल्व कर डाल दूंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कॉब डगलस कहा जाता है, कॉब डगलस का फार्मूला है, ओके। फार्मूला पहले देख लीजिए, क्यू, ओके, ये क्या है, मान लीजिए कि इक्वल टू ए एल अल्फा और के बीटा। तो यहाँ से क्यू मीन्स क्वांटिटी, ए मीन्स इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन, एल मीन्स लेबर, अल्फा मीन्स लेबर के रेट क्या है, ओके, के मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी मीन्स कैपिटल की रेट क्या है, ओके। इसका मतलब ये होता है, और इस नोट भी कर सकते हैं जो मैं बताया, उसको नहीं आया होगा तो आप फिर से रिवर्स कर लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए, ओके। ये अल्फा क्या, सॉरी, क्यू मीन्स क्वांटिटी, ए मीन्स इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन है, एल मीन्स लेबर है, ए मीन्स लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, और के मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बी मीन्स कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, राइट। या इलास्टिसिटी, और आउटपुट नहीं समझ में आ रहा था, आउटपुट यहाँ मतलब लेबर की आउटपुट कितनी है, इलास्टिसिटी, और बी की इलास्टिसिटी कितनी है, ये भी समझ सकते हैं। अब समझिए इसका सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या है। कोई आए, इसको ध्यान मत रखिए, रख, ओके, इसको और इसको ऐड कर लीजिए, ओके, ऐड कर लिए, मान लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 107, ओके, ये आ जाएगा कितना 100, और ये आ जाएगा 66, यही आएगा। सिंपल सी बात समझिए, ये क्या है, ऐसे समझिए 0.1 हो गया ना, ऐसे समझेंगे तो 1.07 है ना, ऐसे समझ, इसको ऐड कर लीजिए फिर से, ये 1.07 आएगा, ये 1.00 आएगा, ये 0.63 आएगा, 66 आएगा, ओके, ऐसे ही तो आएगा। अब यहाँ क्या करिए, यहाँ सिंपल 1 लिख लीजिए, सभी क्या क्या, राइट। अब इसे तुलना करिए, 1 से ज़्यादा है, 7 है ना, 1 से ज़्यादा है तो इकाई से ज़्यादा है, इंक्रीज, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1 और 1 बराबर है तो कांस्टेंट, और ये 1 से कम है तो डिमिनिशिंग। सिंपल, समझ गए कितना इजी है। इकाई से देखा जाएगा, ये इकाई से ज़्यादा है तो इंक्रीज है, इकाई के बराबर है तो कांस्टेंट है, इकाई से कम है तो डिमिनिशिंग है, बस इससे आगे कुछ नहीं। नेक्स्ट है, इन द शॉर्ट रन व्हेन ए सिंपल मोनोपोली फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम एंड अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो यह पूछा जा रहा है कि सिंपल फॉर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम एंड अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, इट्स लेवल आउटपुट इज विल करस्पॉन्डेंट टू, कैसे होगा, लो एवरेज कॉस्ट ऑफ एबव ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट, एवरेज कॉस्ट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट मच बिलो एवरेज कॉस्ट। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको पैराग्राफ में बता दे रहा हूँ डायग्राम से, तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जानते हैं, कोई भी है डायग्राम बनाने के लिए, कोई भी मार्केट आए, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, केवल y है x है। हमेशा ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स में मार्केट कंपटीशन, जो भी मार्केट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, कोई भी, फर्स्ट प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन, निर्धारण, ओके, कैसे होगा, AR MR से और MR से तुलना करके, प्रोडक्शन या इक्विलिब्रियम का निर्धारण कैसे होगा, AC और MC से। सिंपल,
जो चीज़ जान गया समझिए कि उसकी मार्केट, कोई भी मार्केट आ जाए उसको गलती नहीं होगा क्वेश्चन। ये जो नहीं जानता है उसकी गड़बड़ होने वाली है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जानते हैं मोनोपोली जो फर्म होती है उसका जो डिमांड होता है वो घटता जाता है, ये जानते हैं। ए आर कर्व है, ये एम आर कर्व है, रेवेन्यू है, राइट। कॉस्ट है, ये तुरंत ओपन कर लीजिए और तुरंत मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है ना, तुरंत ऐसे कर लिया जाता है मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ तक एकदम बिना सोचे समझे, इसका मतलब क्या है कि जो ये है यहाँ तक प्रोडक्शन निर्धारित हो जाएगा। ओके, देखिए मैं बताया था कि प्रोडक्शन का निर्धारण कैसे होगा, एसी और एमसी से। ओके, तो एमसी तो निर्धारित हो गया। ओके, अब हमको एवरेज रेवेन्यू प्रॉफिट देखना है, तो क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या कहा जाएगा, जो ये कटता है यहीं से एवरेज कॉस्ट काट दीजिए, ये नॉर्मल प्रॉफिट का है, राइट। ये नॉर्मल प्रॉफिट इस कॉस्ट पे होती है। अब देखिए पूछा जा रहा है, अब इसी को देखिए पूछा जा क्या जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट मच बिलो एवरेज कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट कहाँ है, यहाँ पे। एवरेज कॉस्ट क्या है, यहाँ पे। देख रहे हैं बिलो है कि नहीं, मार्जिनल कॉस्ट नीचे, इसलिए, राइट। अगर प्रॉफिट करना हो तो इसी में बना दे रहा हूँ, देखिए तो इसको हटा दीजिए और ले आ दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। नुकसान कराना हो उसको तो इसमें कर दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अनावश्यक। देखिए ए आर एम आर, ए आर एम आर, एम सी, और नुकसान इसका कराना है। देखिए नुकसान ऐसे होगा, ये चला जाएगा ए सी के ऐसे, ये क्या हो गया, मान लीजिए इससे निर्धारित हो गया, ऐसे आया, ऐसे निर्धारित हो गया, ऐसे हो गया, ये नुकसान हो गया, लॉस है, ये लॉस। इसका मतलब क्या है कि जो निर्धारण होता है ना वो ए आर ए सी से ही होता है, प्रॉफिट का रखना ना, जहाँ कट रहा है यहाँ यहाँ, समझ गए। तो आगे भी इसको ध्यान रखिएगा तो कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, कौन गलत स्टेटमेंट है। रैमसे प्राइसिंग रेट्स ऑफ द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग टू सिचुएशन वेयर फर्म्स आर रेगुलेट एंड द मैक्सिमाइज द एलोकेशन ऑफ एफिशिएंसी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग टुगेदर व्हिच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो रैमसे प्राइसिंग कहा जा रहा है कि जो भी एलोकेशन एफिशिएंसी हो रही है उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का किया जा रहा है, सही है। पीक लोड प्राइसिंग इज प्राइसिंग प्रैक्टिस वेयर प्राइस वेरीज विद द टाइम ऑफ द डे। टाइम के अनुसार पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि बाल कटवाने जाएंगे, संडे की ज़्यादा भीड़ होती है तो क्या करें, संडे को महंगा कर दें, इसी को पीक लोड प्राइसिंग कहा जाती है, राइट। कि जहाँ पीक हो जो लोड ज़्यादा दे दीजिए, जैसे संडे को ज़्यादा जो मॉल में जाते हैं तो संडे को सस्ता कर दीजिए, महंगा कर दीजिए। मंडे को कोई नहीं जाता तो मंडे को सस्ता कर दीजिए, तो मंडे को लोग आने लगेंगे। ओके, इसी को कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग। Value pricing is the practice of pricing where the prices is set based on its value the customer value के आधार पर होकर। Two part of tariff refers to a price structure which has two parts, a lump sum and variable charge, right। यहाँ पे क्या सही है, तो लास्ट में क्या है, रैमसे प्राइसिंग। तो रैमसे प्राइसिंग रेट्स मेथोलॉजी या प्राइसिंग सिचुएशन नहीं है, राइट। तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो ये रैमसे प्राइसिंग है, इसको ध्यान रख रखिएगा। नेक्स्ट है all the proportion of order interval 0 origin are simultaneously possessed। यहाँ पूछा जा रहा है कि जीरो की वैल्यू, एक की वैल्यू, इंटरवल वैल्यू सब कहाँ देखी जाती है, रेशियो में। सिंपल सी बात है, ओके। और बनता कैसे है इसको भी ध्यान रखिए। पहले नॉमिनल बनता है, नॉमिनल डाटा में क्या होता है, जैसे 1 2 3 रोल नंबर है, रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर में ऐसा नहीं है कि तीसरा स्थान पे हो जो बहुत खराब लड़का है, ये चौथा पे है तो और ख़राब है, पांचवा पे तो और ख़राब है, नहीं, उन नाम से इम्पोर्टेंट है। ओके, रोल नंबर, ये अंक इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको नॉमिनल कहा जाता है। ओके, ऑर्डिनल क्या कहा जाता है, ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर तीसरा जिसका नाम लिख गया उसके बाद तीसरे स्थान पर है पढ़ने में, चाहे किसी काम में, दूसरा पे दूसरा स्थान, पहला जैसे पहला है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि एक कोई स्टूडेंट है वो पाया है 99%, दूसरा पाया 98.8% और तीसरा पा गया 98.7%। तो इससे ये तुलना नहीं करेंगे कि ये फर्स्ट से आधा पढ़ने में है, ये दूसरा वाला है, ओके, या दूसरा से पहला से 3 गुना पढ़ने में कमज़ोर है, या 3 गुना इनसे तेज है।
ये 3 है, ये पहला है तो पहला 3 गुना तेज हो गया ना, इसका मतलब ये नहीं सोचना है, क्योंकि तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर बताता है कि आप हमसे कमज़ोर हैं कि अच्छे हैं, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डिनल हो गया। इंटरवल मीन्स जानते हैं, इंटरवल मीन्स के 0 to 5, 5 to 6, ये इंटरवल डेटा है। और रेशियो डेटा में रेशियो अनुपात बताया जाता है, 0.5, 0, 0.0 आ गया तो 0 है उसकी वैल्यू, इसलिए ओरिजिन बताया जा रहा है 0 का, अगर 0 होगा तो 0 हो गया है। ओके, राइट। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन काई स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल। काई स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जानते हैं, इसको याद कर लीजिए। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी चाहिए, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है, टेस्ट इक्वलिटी ऑफ टू सैंपल टेस्ट है। ओके, टेस्ट इक्वलिटी टू सैंपल प्रोपोर्शन नहीं, टेस्टिंग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन नो। ओके, ये तीनों सही है, राइट। नेक्स्ट चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन का कौन सा करेक्ट नहीं है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लार्ज साइज सैंपल, सही है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली लार्ज सैंपल लेंगे तो उसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वेल सिम्प्लीफाइड, लास्ट क्लास में बताया था। देखिए मेरी क्लास देख रहे हैं तो ये भी ध्यान रखे रहिए कि एक एक क्लास मत देखिए कि आज देख लिए फिर 2 महीने बाद देखेंगे या दूसरे के देख लिए तीसरा, तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज़ें पहले बता दे रहता हूँ इसमें नहीं बताता हूँ, क्योंकि कुछ उसका टाइम दूसरी जगह इन्वेस्ट करें ना। वैसे थोड़े है कि सब क्वेश्चन में सभी कुछ बताते रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और मेरा सिंपल सा रूल कि हर वीडियो में कुछ अलग चीज़ बताइए, किसी क्वेश्चन में कुछ डिटेल सॉल्व कराइए, किसी में दूसरा डिटेल सॉल्व कराइए, ये मेरा टारगेट है। ओके, तो इसलिए कोशिश करिए कि देखिए, तो इससे क्या होगा ना कि चीज़ें कंबाइंड रहेंगी, तो मुझे सब कुछ बता ले जाएंगे, तो हर 24-25 तक हम सब कुछ टॉपिक कवर करा देंगे। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर स्मॉल साइज सैंपल डन फ्रॉम नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल नहीं है और उसे स्मॉल सैंपल ले जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्मॉल साइज नहीं, बिग। ओके, तो बिग हो जाता है तो सही हो जाता है। बिग जैसे अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है भी नहीं तो भी अगर डाटा ज़्यादा ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब ये है। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है। मीन इज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू द पैरामीटर वैल्यू ऑफ द मीन। ओके, तो भी सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि बिग रहना चाहिए, कि अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल है तो उसको आप बड़ा कर दीजिए सैंपल को, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल लेंगे उतना ही संभावना ज़्यादा है सही होने की। मैं बताया था, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं कढ़ाई में, एक आलू निकालेंगे उसमें से, चेक किए, हो सकता है गलत हो जाए, आप उसके आधार देखिए कैसा पक गया तो निकाल लें, बंद कर दें गैस, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 2-4 बार चेक करेंगे तो निश्चित रूप से सही निकलेगा आंकड़ा। अगर 2-4 चेक करके गैस बंद करेंगे तो निश्चित रूप से डाटा आपके पास सही होगा कि नहीं, आलू हो गया है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स इज कॉल्ड ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये नहीं है। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा कहा जाता है, अल्फा। ओके, ये नहीं होता है। 1 माइनस कॉल्ड से टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, 1 माइनस बीटा है, तो ये भी गलत। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिक टू टेस्ट एट लीस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन पैरेंथेसिस, ये थर्ड आपका सही है, राइट। कि जो ये है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या है, सब रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे रॉन्ग में, 1 और 2 जो बताया था, 1 और 2 ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ये सही हो जाएगा 9.6 वाला। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ थ्रोली चेकिंग द करेक्ट डाटा इन इंश्योर ऑप्टिमम क्वालिटी लेवल इज रिफर टू। तो क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई डाटा लिए हैं, उस डाटा को चेक करना है कि डाटा सही है कि नहीं सही है, तो उसे क्या कहता है, वैलिडेशन किया जाता है। ओके, इस बात ध्यान रख रहिए। जब आप भी कभी रिसर्च करेंगे, जो भी क्वेश्चनार से, शेड्यूल से कहीं डाटा लिए होंगे, तो उस डाटा का वैलिडेशन चेक किया जाता है, राइट। उसी वैलिडेशन की बात की जा रही है। क्वालिटी कैसे लेवल चेक किया जाएगा, वैलिडेशन से, राइट। देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, आपको बता दूं, वो एज के साथ आती हैं। जैसे वैलिडेशन बताऊँ, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे साथ भी प्रीवियस पेपर था, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे मैं भी पढ़ रहा था, तो वैलिडेशन ज़्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन जब पीएचडी किया ना तो वैलिडेशन समझ में आने लगा, क्योंकि आप उस पर वर्क करते हैं, जब वर्क करते हैं तो समझ में चीज़ें आती हैं। तो वहाँ तो आदमी याद कर ले, जैसे आप याद कर लीजिए वैलिडेशन होता है,
तो ये जब PhD करेंगे तो चीज़ें और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, नॉलेज, राइट। लेकिन मैं यहाँ कोशिश करता हूँ क्या, की पॉइंट देना, और उसको की पॉइंट से नोट कर लिया करिए, राइट। तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ये पूरा मैनेजमेंट बताता है कि क्या करना है और क्या सबसे सस्ता सबसे अच्छा रास्ता है, सही है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेशन द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, सही बात है। एक प्लानिंग है, कंटिन्यूस चलता रहता है, और ये क्या करना है, रेगुलेशन करना है, ये सब चीज़ें होती है, दोनों सही है, राइट। नो बिजनेस रन्स इटसेल्फ इवन मोमेंटम, कहा जा रहा है कि कोई बिजनेस अपने से नहीं चलता है, भले वो चल रहा हो लेकिन अपने से नहीं चलता है। एवरी बिजनेस नीड्स रिपीटेड स्टिमुलस, तो यहाँ पर कि सभी बिजनेस को हमेशा रिपीटेड तरीके से उसको चलाना पड़ता है, स्टिमुलेट करना पड़ता है, उत्तेजना कर देना पड़ता है। स्टिमुलेशन मीन्स कि कुछ मोटिवेशन देना पड़ता है, इस टाइप के समझिए, राइट। द मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट्री एवरी बिजनेस विदाउट इट्स लीडरशिप द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स एज रिसोर्सेज इन नेवर बिकम प्रोडक्शन। यह फ्यूचर है कि मैनेजमेंट की जो लाइफ है डायनेमिक है, लाइफ गिविंग एलिमेंट्स ऑफ एवरी बिजनेस विदाउट इट्स लीडर, बिना लीडरशिप का रिसोर्स का प्रोडक्शन जो होगा, रिसोर्स नेवर प्रोडक्शन कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लीडरशिप बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक है, जानते हैं डायनेमिक चीज़ों का, क्योंकि वर्ल्ड क्या है, इन्वायरमेंट से चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जानते हैं इंटरनल है, एक्सटर्नल है, पॉलिटिकल है, वर्ल्ड लेवल के सब है, और ऑनलाइन क्या जाना चाहते हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो इसलिए लीडरशिप हर चीज़ ज़रूरत है, इसलिए उसकी व्याख्या भी सही है, राइट। नेक्स्ट मैच करना है क्वेश्चन इसको। नेक्स्ट, क्रेडिट मोबिलायर चार्ल्टन ट्विस्ट कंपनी डिफरेंस इंजन कमेंट्री फॉर चैम्बोल्ट, ओके। यहाँ पर डिफरेंस इंजन किसके द्वारा दिया गया है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, राइट। क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का 1, तो सी का 1 से ही क्लियर हो जाएगा कि ए का 3rd हो गया, बी का 4 हो गया, और डी का 2 हो गया, हेनरी फ्लोइड, ओके। 70 बोल फॉर चैम्बोल्ट। देखिए ये क्वेश्चन आया भी था, अगर कोई क्वेश्चन जानता होगा तो ये आया भी था, राइट। तो आप देखिए एक ही सही कर लेगा डिफरेंस इंजन से, चार्ल्स बेबेज से, राइट। नेक्स्ट है करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स, जो हमारा बिजनेस इथिक्स की जो दिल से चीज़ें आती हैं, क्या अच्छा है क्या खराब, उसको इथिक्स कहा जाता है, ऐसे समझिए, ओके। बिजनेस एथिक्स इज द बिहेवियर दैट बिजनेस एडहेरेंस इन द डेली डीलिंग, तो जो डेली डीलिंग करते बिजनेस उसको एड्रेस किया जाता है, राइट। द एथिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर बिजनेस कैन बी डाइवर्स, पार्टिकुलर बिजनेस में डाइवर्स अलग अलग हो सकते हैं, रिलेटिव बात है, सबका एथिक्स अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई मिठाई बना रहा है तो उसमें मिलावट ना करे, वो जरूरी है। दूध दे रहा है तो दूध मिलावट ना करे, ओके। कोई मान लीजिए कि ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं तो कोई ऐसा चीज़ ना हो जो कि हार्मफुल कर रही है शरीर को, ओके। तो सबके अलग अलग है। बिजनेस एथिक्स है जाए नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, तो नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है, तो ये ए एंड बी सी दोनों हो जाएगा, राइट। देखिए इसमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। थ्योरी में देखिए क्या है ना कि जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक कितना बताएंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है ना धीरे धीरे जाननी पड़ती हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ेंगे सब चीज़ें आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे कि अच्छा इथिक्स में से चलता है, सबका अलग अलग होता है, वो व्यू बनाना जरूरी है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आए तो इस तरह से आप सोचते रहें। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट अबाउट बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, सही है। बिजनेस एथिक्स इज ए फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स। बिजनेस एथिक्स इज गवर्नड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज, नहीं, ये गवर्नमेंट से मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी एथिक्स नहीं बताती है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट तो बनाई ही है कि मिलावट मिठाई मत करिए, लेकिन तभी लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं, वो दिल से आनी चाहिए। इथिक्स क्या होते हैं, नीति शास्त्र है, ईमानदारी, दिल से आनी चाहिए, दूसरे कहने से थोड़ी आएगा। गवर्नमेंट कहने से आता है, गवर्नमेंट कहने से इतना लोग बेईमान होते हैं, इतना लोग करप्ट होते हैं, लेकिन इससे नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इथिक्स स्टैंडर्ड विच गिवन डिसीजन बाय डेली बेसिस, तो इथिक्स से जो डेली बेसिस पर डिसीजन जाता है कि ऑनेस्टी है, इथिक्स है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है मार्केटिंग नेटवर्क कंसिस्ट। मार्केटिंग नेटवर्क में क्या है, रिलेशनशिप, कस्टमर कंपनी के बीच में इससे रिलेशनशिप कैसा है, इसको नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पर टास्क डिवाइस मार्केटिंग एक्टिविटीज, द टास्क हायरिंग ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, नो। द एक्टिविटी दैट हेल्प द डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम, नो। द कंपनी एंड इट्स सपोर्टिंग स्टेक होल्डर विथ
whom has built mutually profitable business relationship, ये रिलेशनशिप देखता है। नेटवर्क क्या है कि आपका नेटवर्क कितना है, जितना मार्केटिंग नेटवर्क क्या देखता है कि जो हमारे कस्टमर हैं उनके साथ हमारा नेटवर्क कैसा है, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता किस प्रकार रिलेशन को और बेहतर किया जाए। ओके, नेक्स्ट, टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देखिए टारगेट मार्केटिंग किस लिए की जाती है, टारगेट मार्केटिंग में ऐसे समझिए कि आप सभी के लिए गुड्स नहीं बनाना है, टारगेट करके बनाना है, इनको बनाए कि इनको बनाए कि इनको बनाए, इसी को देखना होता है। टारगेट मार्केट में क्या देखें, मार्केट पोजीशन, ओके, मार्केट टारगेटिंग सही है, मार्केट बिहेवियर इसको नहीं देखा जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन, और प्रोसेस ध्यान रखिए, पहला पर ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन, ओके, सेकेंड पर ये होता है और थर्ड पर ये होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि प्रोसेस आ जाए कि मार्केट सेगमेंटेशन पहले करेंगे कि मार्केट टारगेटिंग, मार्केट सेगमेंट पर टारगेट बनाया जाता है, किसको करें, जैसे मान लीजिए कि आप सेगमेंट बैठेंगे कि बच्चों को बनाएं, कि जवान को बनाएं, कि शादीशुदा बनाएं, औरत को बनाएं, लेडीज़ को बनाएं, ये सब बूढ़े लोगों को बनाएं, ये सब सोचेंगे। टारगेट में क्या करेंगे और उसमें से एक चुनेंगे, जैसे बेबी जॉनसन वाले हैं, पूरा बेबी चीज़ें बना रहे हैं जॉनसन वाले, ओके, जॉनसन एंड जॉनसन वाले, तो ये क्या है टारगेट कर लिए हैं, और पोजिशनिंग गुड्स को पोजीशन देना है, राइट, ये प्रोसेस होता है। तो मार्केट बिहेवियर गलत हो जाएगा और तीनों सही है, राइट। नेक्स्ट है द प्राइसिंग स्ट्रेटजी व्हिच एडजस्ट द बेसिक प्राइस ऑफ अकोमोडेट डिफरेंस कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर के डिफरेंट प्राइस है, तो किस लिए है, डिफरेंस प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, जियोग्राफिकल प्राइसिंग, प्राइस डिस्काउंटेड अलाउंस, तो डिफरेंशिएट प्राइसिंग है, ओके, डिफरेंशिएट प्राइसिंग अलग अलग सबके लिए है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कंप्राइज, देखिए मैं बताया था कहीं भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ जाएगा, लास्ट क्लास में बताया भी था, जो लोग देखे होंगे वो जानते भी होंगे। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, तीनों मिलकर काम करेंगे, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है, राइट। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में एक ही बिजनेस होगा, एक ही नेचर के, ओके, तो उसको वर्टिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द प्रोड्यूस होलसेलर रिटेलर एक्टिंग यूनिफाइड सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं है। मल्टी चैनल मार्केटिंग, नो। टू आर मोर मार्केटिंग चैनल टू रीच वन आर मोर कस्टमर सेगमेंट, टू आर मोर अनरिलेटेड कंपनी, देखिए ये आगे ना यही शब्द जरूरी है, अनरिलेटेड, बता ना कि कुछ ये गुड्स बनाए तो वाई वाला वाई बनाए, जेड वाला जेड बनाए, तो अनरिलेटेड होना चाहिए, ओके, रिलेटेड नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका सही हॉरिजॉन्टल में, राइट। और रिलेटेड होता है, ये मान लीजिए अनहट जाता है, ओके, तो इसको वर्टिकल कहा जाता है, इसको यहाँ सही रहता है वर्टिकल, ओके। अगर यहाँ मान लीजिए रिलेटेड लिख दिया जाता है, रिलेटेड, तो ये सही हो जाता है। अच्छा मैं क्यों इसको बताता हूँ, कोई बता सकते हैं आप लोग, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, और मैं ये धीरे धीरे अनुभव किया हूँ इसलिए अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपको। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ करके एक और क्वेश्चन उससे बना सकता है, समझिए कि उसकी तैयारी बहुत परफेक्ट चल रही है, ओके। क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेमिंग सीख गया है, जैसे मान लीजिए अगली बार वर्टिकल आ जाए, तो ये जो पता रहेगा ना कि रिलेटेड कंपनी, जैसे कॉपी छापने वाली कंपनी क्या करे, पेपर वालों से कर ले, कपड़ा बनाने वाली कंपनी कॉटन वाली से कर ले, कॉटन काटने वाली से, इस प्रकार के चीनी बनाने वाली कंपनी क्या कहते हैं कि वो कर ले जो ईख सेल होती है उनसे, ओके, मतलब अपना रॉ मटेरियल के लिए कर है, तो उसको वर्टिकल कहा जाता है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, कितना ईजी हो गया, ओके। और कॉन्ग्लोमेरेट क्या कहता है, दोनों अनरिलेटेड है, ओके, अलग अलग चीज़ कॉम्बिनेशन हो रही है, ओके। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन करना, और आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। आप देख, तो इसलिए कोई क्वेश्चन है उसमें कोशिश करिए कि अगर आप, हम सभी क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन कहाँ बता पाता हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन बताना भी तो नहीं है, केवल 50% क्वेश्चन को कोशिश करिए कि 2-3 क्वेश्चन उसमें बन जाए, ओके। तो आपका तैयारी समझिए बहुत परफेक्ट चल रही है। फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन आर मोर पर्सपेक्टिव परचेज, तो जो परचेज करने वाले लोग हैं उनसे फेस टू फेस मिलने को क्या कहता है, पर्सनल सेलिंग, राइट, व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं तो फेस टू फेस है। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन, ऐसा पेड जो नॉन पर्सनल व्यक्तिगत ना हो, तो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग में कहाँ नॉन पर्सनल होता है, टीवी पे चल रहा है, वैसे हमारे लिए थोड़ी आ रहा है, आपके लिए आ रहा है,
इसलिए एडवर्टाइजिंग हो गया, नॉन पर्सनल हो गया। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स इंक्रीज परचेज, जिस शॉर्ट टर्म में करना हो तो इसको सेल्स प्रमोशन किया जाता है। सेल्स प्रमोशन जैसे देखिए ट्रक पे ये 2 रुपये के सोडा ले जाइए, 2 रुपये के ये ले जाइए, 100 रुपये के अनार किलो ले जाइए, सब होता है ना, उसको सेल्स प्रमोशन कहा जाता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म में सेल बढ़ाने के लिए होता है। और प्रोग्राम टू प्रमोट कंपनी इमेज, कंपनी इमेज कैसे प्रमोट होगी, पब्लिक रिलेशन से। आप पब्लिक से रिलेशन रखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एसी ला दिए, एसी के फ़ोन करके पूछे, हाँ आपकी एसी ठीक चल रही है, हाँ सर ठीक चल रही है। तो जब आप 2-4 फ़ोन करके पूछेंगे ना, तो जब रिकमेंडेशन करेगा वो दूसरे को, तो कहेगा कि नहीं नहीं मैं वो एसी लिया था वोल्टास की, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो वो पूछते हैं टाटा वाले, तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी इमेज बढ़ेगी, कंपनी की इमेज किससे बढ़ेगी, पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, पीआर जिसको कहा जाता है, सुन भी होंगे पीआर, हर यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पीआर बनाए जाते हैं, तो इसलिए उसको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स अप्रेजल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी बता चुका हूँ, ध्यान दिए होंगे। तो ये क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों होते हैं, ये भी नहीं होता है, राइट। तो ये दोनों होंगे तो बी और सी जो भी होगा ये वाला सही हो जाएगा, राइट। और इसके साथ और एक क्या होता है, एनपीवी, ध्यान रखिए बस, एक ये और एक ये, 3 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाए, या अनडिस्काउंटेड, या कह सकते क्रूड मेथड आ जाए, ओके, सब बिना टाइम वाले हैं, ओके। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतने समझिए कि जो भविष्य में 2 रुपये मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। 9 नगद न 13 उधार, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि हमको आज 9 दे दीजिए, 11 कॉल मच दीजिए, ओके। 9 नगद न 13 उधार, 13 उधार मत दीजिए, लेकिन हमको 9 आज रुपया नगद दे दीजिए, क्यों कर रहे हैं, टाइम वैल्यू मनी, जानते हैं कि अगला 13 रुपये देंगे 1 साल बाद, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसी पर सोचना है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ following information, what will be the EBIT corresponding the financial indifference point, total capital outlay 60 लाख, फाइनेंसिंग प्लान 100% इक्विटी हो 10% के हिसाब से, और डेब्ट इक्विटी हो 2:1 का है, ओके। तो ये क्या है, सिचुएशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, 18, और रेट ऑफ टैक्स 40% है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं डिटेल्ड, ओके। देखिए इसका 2 सिचुएशन है, समझो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 क्या बता रहा है कि 100% इक्विटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेब्ट है ही नहीं, तो डेब्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, कि 2:1 जो 60 लाख की पूंजी है, तो 60 लाख की पूंजी को 2:1 में करना हो तो क्या होगा, 40 लाख का डेब्ट है और 20 लाख का इक्विटी है कि नहीं, इतना तो क्लियर है ना। कि इसमें से यदि 2:1 इसको डिवाइड करना हो तो इसी से डिवाइड करेंगे ना, 20 लाख की इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी लास्ट में है तो इक्विटी इसके लिए होगा, डेब्ट इनके लिए होगा, 2 के लिए डबल हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ फार्मूला नोट करिए, ओके। ईबीआईटी माइनस आई ए, एक के लिए, एक वालों के लिए, मतलब फर्स्ट परियोजना के लिए, और डिवाइड क्या करना है, ओके, इक्वल टू ईबीआईटी माइनस आई, मान लीजिए कि दूसरा है बी ले लीजिए प्रोजेक्ट, ओके, और मल्टीप्लाई क्या करना है 1 माइनस टैक्स से, टैक्स क्रिएट, और डिवाइड बाई ई, ये भी मान लीजिए कि 2 ले लीजिए, ये भी पहला, ये पहला, ऐसे लीजिए, ये पहला है, ये पहला है, दूसरा ये दूसरा है, ऐसा समझिए। ये पहला ले लीजिए, इसको एक मान लीजिए, और इसको दूसरा प्रोजेक्ट मान लीजिए, ये इसके लिए है और ये इसके लिए, क्यों टैक्स किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए कि इसी फार्मूला को एक्सटेंड किया जा रहा है केवल 1/t से, टैक्स से, टैक्स की। अब क्या है, पहला सिचुएशन समझिए, फर्स्ट ईबीआईटी, ओके, ईबीआईटी माइनस ये क्या है, आई 0 है कि नहीं है, इंटरेस्ट तो 0 है ना, क्योंकि यहाँ तो इंटरेस्ट, जब इक्विटी 100% इक्विटी है तो डेब्ट है ही नहीं, डेब्ट नहीं तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आई इंटरेस्ट, ऐसे इसको समझ लीजिए क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है फर्स्ट परियोजना का, और ये इक्विटी शेयर है। फिर ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट
सेकंड का, तो जो ये डेप्ट है ना 40 लाख का, इसमें जो निकाले थे डेप्ट, उसी का इंटरेस्ट देखना है। ओके, और टैक्स की रेट है, टी मीन्स टैक्स रेट, इक्विटी मीन्स इसमें इक्विटी कितनी है, इसमें इक्विटी 100 है, इसमें इक्विटी कितनी है, राइट। अब क्या है, इक्विटी यहाँ पर क्या करेंगे, E1 कितना है। अब देखिए यहाँ पर अगर 10% के हिसाब से देना होगा सीट, तो यहाँ पर क्या है, केवल 100% इक्विटी है, तो यहाँ पर 6 लाख इक्विटी हो जाएंगे कि नहीं। 100% इक्विटी 60 लाख अगर इशू करना है 10 रुपये के हिसाब से 6 लाख हो गए, तो यहाँ 6 लाख से कर देंगे। क्यों, क्योंकि इक्विटी के नंबर है, अगर नहीं समझा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, राइट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, ये हो गया। अब इसको करिए, अब EBIT यहाँ पे लिखिए, EBIT आपको पता है नहीं, लेकिन EBIT लिखिए। ओके, माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सेकेंड परियोजना है। ऐसे समझिए कि ये फर्स्ट परियोजना की बात की जा रही है, जिसको A कहा जा रहा है इसमें, और ये सेकेंड की बात की जा रही है, इसको B कहा जा रहा है, ऐसे। तो A वाला A के साथ, B वाला B के साथ करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट क्या है, 2 का है। अब इस पूंजी को डिवाइड करिए, जो किए थे 40 लाख डेप्ट था, ओके, और 20 लाख इक्विटी था, 20 लाख, तो 40 लाख का परसेंटेज कैलकुलेट करें कितना, इंटरेस्ट 18%, ओके, कितना आ जाएगा, 7,20,000, ओके, 7,20,000 आ गया। अब यहाँ क्या करना है, 7,20,000 माइनस कर देंगे, राइट। मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, टैक्स कितना है, टैक्स है 40%, यहाँ 40% से कर देंगे, राइट। तो ध्यान रखना है यहाँ पे टैक्स है ना, इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट टैक्स को घटा देंगे, ओके। पर एक चीज़ में भूल गया, यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 माइनस जो 40 है, ओके, 40% लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, इसको अब सॉल्व करिए, यहाँ से ऐसे छोड़ हटा दीजिए, EBIT, ओके, EBIT माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, माइनस ये सब में है ना, ओके, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.60, ओके, और यहाँ पर 6 लाख। अच्छा, इक्विटी में यहाँ क्या लिखना था, इक्विटी में कितना है, 20 लाख, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख, ओके। 2 लाख कहाँ से आया, जो ये 20 लाख इशू करेंगे शेयर 10 के हिसाब से, तो कितना 2 लाख शेयर नहीं होंगे, वहीं 2 लाख शेयर की बात की जा रही है, राइट। ये आ गया 6 लाख इक्वल टू EBIT माइनस 72 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.60, इस माइनस करेंगे 0.60 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लाख, ओके। अब यहाँ से 2 से सब कट के जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके, क्योंकि सेम से कट ही जाता है। अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, EBIT 60 इक्वल टू, अब यहाँ क्या करना, 3 EBIT से, 3 EBIT, यहाँ से अब 3 से मल्टीप्लाई से करेंगे ना, 3 EBIT माइनस क्या करना है, इससे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 21,60,000, 21। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रख रही है, ये अब सब बता दे रहे हैं, 21,60,000 हुआ, ओके, मल्टीप्लाई बाई 60। देखिए आप पढ़े होंगे, यहाँ भी यदि मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों कट जाएंगे, ओके, कट जाएंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, EBIT इक्वल टू 3 EBIT माइनस 21,60,000 आया। अब क्या करना है, अब इसको इस साइड लाइए, ओके, इसको इस साइड, तो कितना आ जाएगा, EBIT माइनस ये माइनस इस साइड होगा, 3 EBIT और माइनस 21,60,000, ओके। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ से घटा दीजिए, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा,
3 में से एक EBIT चला जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 EBIT, अब ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए EBIT ओके इक्वल टू ये चिन्ह हट जाएगा, ये भी 21,60,000 ओके। अब क्या हो जाएगा 2 EBIT आ गया, 2 EBIT इक्वल टू 21,60,000। अब 21,60,000 में क्या करेंगे 2 EBIT से 2 वाले से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 10,80,000 ओके। अब देखिए 10,80,000 कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार सुन लीजिए फिर से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वहाँ भूल गया, यहाँ पर ये पूरा फार्मूला है 1 माइनस टी, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टी ओके, ये माइनस है टी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, पूरा 100% इक्विटी है, तो 60 लाख का पूरा इक्विटी दे दीजिए, 10% 10 रुपये के हिसाब से 10% में भाग दें कितना 6 लाख इक्विटी, तो 6 लाख देखिए यहाँ इसीलिए इक्विटी लिखी जा रही है राइट। EBIT फिर वही फॉर्मूला वहाँ लिखिए IT 1 माइनस टी 80। देखिए EBIT यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, जो ये दूसरा सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन हल है ना, दूसरा डेप्ट कितना है 40 लाख ओके 40 लाख, तो 40 लाख आप 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 40 लाख 18% कितना आ जाएगा 7,20,000, वही 7,20,000 लिखा गया है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट कितनी है 40, तो यहाँ 40% आना के जानते हैं, बिंदी लगा देंगे, परसेंटेज हो जाएगा तो आ जाएगा 6। 2 लाख कहाँ से गया, तो यहाँ भी है इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर इसमें कितना इशू होगा, तो 40 लाख लोन ले लिया डिप्ट ले लिए, तो 20 लाख का लेंगे इक्विटी शेयर, क्योंकि 2:1 रेशियो है ना, 2 लाख का 2 लाख यहाँ इसे लिख दिए हैं। अब क्या करना है यहाँ पे 2 लाख 6, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ EBIT माइनस 6 1 माइनस टी में से माइनस कर दिए यहाँ से, जैसे यहाँ माइनस करेंगे वैसे यहाँ भी कर दिए, तो यहाँ आ गया ऐसे समझिए ऐसे EBIT मल्टीप्लाई बाई 0.60 ओके, EBIT माइनस 72 ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 6 वहाँ माइनस कर दिए 0.60 आ गया। अब क्या होगा 6 लाख 2 लाख से काट देंगे, सेम सेम नीचे नीचे है, तो 2 लाख 3 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 1 से वही रह जाएगा EBIT 60, फिर यहाँ से 3 से यहाँ से करेंगे, पहले 3 से EBIT से 3 EBIT, 3 से 7,20,000 से करेंगे 21,60,000 आ जाएगा, और 60 to 60 फिर काट देंगे ओके, इसलिए यहीं पर काट दिया जा रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, हम जो यहाँ काटे हैं उसको यहीं काट दीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब काटना है तो मल्टीप्लाई क्यों करें। अब क्या है EBIT आ गया 3 EBIT माइनस 21,60,000, अब क्या करना है 3 EBIT की साइड लाना है, 3 EBIT माइनस माइनस यहाँ बच जाएगा 21,60,000, माइनस को हटाना है, इसको माइनस हटाने के इन्वर्स कर देंगे, तो 3 EBIT माइनस EBIT 21,60,000, 3 EBIT में से एक EBIT घटा देंगे तो 2 EBIT हो जाएगा, और 2 आ जाएगा तो EBIT इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा EBIT इक्वल टू 10,80,000, और यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडिफरेंस पॉइंट की EBIT क्या होगी ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं राइट, और ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको कॉपी पर सॉल्व कर लीजिए, आराम से उसको देखते रहिए। देखिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस क्लास में, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वाल्टर मॉडल को पूछा जा रहा है एजम्पशन क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, वाल्टर मॉडल है, वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है D प्लस R बटा में K E माइनस D बटा में K, यही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ओके, इसको ध्यान रख रहिएगा, इसको याद रखते ऐसे 2 बार लिखते रहिए तो याद आ जाएगा। ऑल फाइनेंसिंग रिटर्न अर्निंग सही है, नो चेंज इन द की वेरिएबल स्पेस सही है, टर्म फॉर्म फाइनाइट लाइफ ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जब सही हो जाता है तो यही सही हो जाता है ओके, तो यही वाला गलत है। और ऑल अर्निंग आइदर डिस्ट्रीब्यूटर डिविडेंड आर इन्वेस्टेड इंटरलिमिटेड ओके, इंटरली किया जा सकता है ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो है केवल फाइनाइट इनफाइनाइट होना चाहिए था, इनफाइनाइट, तो ये सही हो जाता है राइट। मीन्स जो कंपनी का जीवन काल है वो अनंत है, लिमिटेड नहीं अनंत है, ये माना जाता है, और किसी भी एग्जामिनेशन में मोदी ग्रानी मिलर अप्रोच हो गॉर्डन अप्रोच हो सब अप्रोच में ये सब माना जाता है सब कुछ ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन
देखते हैं। ये तो क्वेश्चन बताने लायक है ही नहीं, पूछिए तो क्यों, क्योंकि मैं ये कई बार बता चुका हूँ। जैसे कंट्रीब्यूशन बटा EBIT किसका है, ऑपरेटिंग का। EBIT बटा EBT किसका है, फाइनेंशियल लेवरेज। और कंट्रीब्यूशन EBIT सुपर लेवरेज। सुपर लेवरेज भी समझ में आया, सिंपल सा। क्या करना है, इसके आगे इसको लिख देना है EBIT डिवाइड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स, लिख दीजिए। EBT इसको इसको काट दीजिए, कंट्रीब्यूशन बटा EBT, देखिए कंट्रीब्यूशन EBT आ गया ना। तो ये आंसर भी क्वेश्चन है, ओके, आप सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके रेस्ट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्लासेज लंबी हो जाती है तो खुद पसंद नहीं आता, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। मैं भी जब देखता था ऑनलाइन तो मुझे 1 घंटे के आसपास से ज़्यादा वीडियो देख लेता था, अगर 1.5-2 घंटे की वीडियो होती थी मैं देख नहीं पाता था वास्तविकता। और मेरी भी हो सकता है स्पीड बढ़ जाए लास्ट जाते जाते, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि हो सकता है कि अभी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है लास्ट जाते अरे जल्दी समाप्त करें जल्दी समाप्त करें, तो इसलिए कुछ चीज़ें छूट जाती हैं डिटेल बताने से। इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि स्थिर होकर पढ़िए, कम से कम 75 क्वेश्चन को 50-50 क्वेश्चन को देखते रहिए, राइट। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।